बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ की सियासत का खासा है कि ज़रूरत आन पड़े तो बदतरीन मुखालफीन हलीफ बनने में देर नहीं लगाते और अगर मफादात टकरा जाएं तो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले वारी वारी जाने वाले दस्तों गिरबां होते हैं। ये कैसा निज़ाम है जिसमें आने वाला जाने वाले से कहीं ज़्यादा सितमगर और बेरहम साबित होता है। नजरिया ज़रूरत ने ज़रूरतमंदों की एक ऐसी खेप परवान चढ़ा डाली है कि वतन अजीज़ में हर तरफ ज़रूरतमंदों, मजबूरों और मफाद परस्तों का ही राज नजर आता है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि साइफर केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। सवाल यह है कि साइफर केस बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया, जमानत मंजूर, क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का बल्ला खतरे में, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सबको इंतजार। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुनाना बाकी। सवाल यह है कि क्या पीटीआई को एक दिन में दूसरा रिलीफ भी मिल सकता है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात, बड़े सियासी बुर्ज मैदान में, इंतखाबी दंगल में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, तफसीलात आ गई। नवाज शरीफ ने 130 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज का कौमी के साथ साथ सूबाई असम्बली से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। सवाल यह है कि आम इंतखाबात 2024 में क्या बड़े बड़े बुर्ज उलट तो नहीं जाएंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मसूद रजा साहब और हमें ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। रजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से साइफर गुमशुदगी केस की समाअत थी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया, ज़मानत मंजूर हो गई। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई अब मुमकिन है? देखिए, रिहाई तो मेरा नहीं ख्याल की मुमकिन होगी। शाह महमूद कुरैशी ताहम रिहा हो सकते हैं क्योंकि बानी पीटीआई जो हैं वो 2 और मुकदमात में भी जो हैं वो हैं कैद हैं। क्योंकि फैसला हो गया है और फैसले के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, इसलिए मैं ये खिदमत अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 2 मिनट इनायत किए जाए। देखिए, एक फैसला दिया आसिफ सईद खोसा साहब ने, और आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि अगर कोई चोर या डाकू आपके घर आना चाहता है और डकैती के दौरान आपको कत्ल भी करना चाहता है तो आपके लिए जरूरी है कि आपने जो घर में सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई है उस फुटेज को अदालत में बतौर गवाही के पेश करने के लिए आप उस पहले डकैत को ढूंढें, डाकू को, फिर उसे फोन करें, फिर उसके पास जाके उससे पूछें कि भाई कल आप मेरे घर में चोरी, डकैती और कत्ल के लिए तशरीफ ला रहे हैं। वो जब कहे कि हाँ मैं आ रहा हूं, तो फिर उसके सामने एक कागज रखिए, वो उस कागज के ऊपर आपको लिख के दे कि जनाब हाँ जी मैं कल इसके घर भी जाऊंगा, चोरी भी करूंगा, डकैती भी करूंगा और कत्ल भी करूंगा। और फिर जब आप कत्ल हो जाएं तो वो जो लिखा हुआ है उसके साथ आप अपने घर की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को पेश करें, तो वो अदालत के अंदर काबिल कबूल गवाही तस्वर होगी। अदरवाइज वीडियो जो होगी वो काबिल कबूल गवाही नहीं होगी। इतने सख्त जो हैं शराइत जो हैं वो पुलिस रात से गुजरने की नहीं है जितनी जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने वो जो लोगों के बारे में घटिया किस्म के नावलों से अपनी जजमेंट का आगाज किया करते थे वो साहब, उन साहब ने मुकर्रर कर दिए। यानी ये वो साहब हैं जिन्होंने 21वीं सदी के अंदर हमें हमारी अदालती निजाम को घसीट के 19वीं सदी में छोड़ के आया ये शख्स। पहला फैसला वो था। दूसरा फैसला जो था वो उसी मासूफ का ही है। उन्होंने कहा कि किसी भी केस के अंदर जमानत जो है वो मुल्ज़िम का और मुजरिम का फंडामेंटल राइट है। और तीसरा फैसला जो है वो आज का फैसला है। आज का इतना शानदार फैसला है कि हम अभी सादक और अमीन की जो के नाम के ऊपर जो वाहियाती की गई थी, इस कौम के साथ जो फ्रॉड किया गया था, एक शख्स को सादक और अमीन डिक्लेयर करके, आज हमारी सुप्रीम कोर्ट एक कदम उससे आगे चली गई। उन्होंने मासूम अल खता भी उनको डिक्लेयर कर दिया। मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। ये तीनों फैसले जो मैंने अर्ज किए हैं ये पाकिस्तान की अदलिया को गहरे गड्ढे में, अंधेरे गड्ढे में धकेलने के अलावा और पाकिस्तान के अदालती निजाम को 18वीं सदी में लेके जाने के अलावा और कुछ नहीं है। जहां तक बात है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया जहान की गालियां बकी हैं
ऑन एयर बैठ के भी और ऑफ एयर सोशल मीडिया के ऊपर भी। आज उनको मुबारक हो, आज जीत गए, वो जीत गए गालियां बकने वाले। और उन्होंने ये साबित किया कि कोई जज हो, कोई अदलिया हो, कोई बेंच हो, आप बैठे उसकी ट्रोलिंग करें, उसको गालियां दें और अपनी मर्जी की जजमेंट ले लें। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदलिया को, अदलिया में बैठे हुए मोहतरम जजेस हजरात को, कि उन्होंने ये मकसद जो था, ये रास्ता हमें सुझाया कि दलाइल से कोई केस नहीं जीता जा सकता। हाँ, आप जो हैं ट्रोल हायर करें, बॉट्स हायर करें, जजों को गालियां बकें और अपनी मर्जी की जजमेंट ले लें। कम से कम इस केस में तो हमें यही नजर आता है, जिस तरह इन जजेस की ट्रोलिंग की गई है और उसके नतीजे में उन्होंने जो फैसले दिए। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आप क्या राय रखते हैं? साइफर केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया है, जमानत मंजूर हो गई, क्या अब साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? प्रोग्रामों में तवातर के साथ ये बात करता रहा हूं कि साइफर एक कानूनी मसला नहीं है, साइफर एक सियासी मसला है। और इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, उनकी नोयत कानून से ज्यादा सियासत की है। और क्योंकि उनका सियासी टकराव है, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव है, तो उनको ये कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसलिए जो लोग भी, कभी वो आपको याद होगा ममनुआ फंडिंग, कभी तोशा खाना, कभी वो अलकादरिया ट्रस्ट और पता नहीं क्या क्या मुकदमात उनके ऊपर लाते रहे हैं। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं इन्हीं प्रोग्रामों के, ये सारे मामले सियासी हैं। और जब भी ये अदालती महाज पर किसी बड़ी अदालत में आएंगे तो बड़े बुरे तरीके से पिटेंगे। अब मसला ये है कि हमारा तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि जजेस हैं वो हमें ऐसे चाहिए जो हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करें। पीटीआई भी कुछ इसी किस्म के जजेस चाहती है जो उनकी हिमायत में फैसले करें, और जो पीटीआई के मुखालफिन हैं वो भी ऐसे ही जजेस चाहते हैं जो उनकी मुखालफत में फैसले करें पीटीआई की। अब कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है और बाकी चीजें क्या कहती है, वो अपनी जगह, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। अब क्योंकि ये फैसला आया है, मुकदमा तो अभी चलेगा, अभी तो उनकी सिर्फ जमानत हुई है, अब देखेंगे आगे जाकर ये क्या रंग इख्तियार करता है। फौरी तौर पर तो इमरान खान साहब बाहर आने वाले नहीं है, ना उनकी रिहाई मुमकिन है। उनको किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जा सकता है या कर लिया गया होगा, उनका और भी मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। तो अभी उनकी मुश्किल तो नहीं खत्म होने वाली। अभी तो उनके इंतखाब लड़ने के हवाले से भी जो पाबंदी है वो भी उनके लिए बहुत चैलेंज है। आज रात 12 बजे तक फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने कि उनको बल्ले का निशान देना है या नहीं देना। और आज देखिए ना कि इसी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद वो जो कागजात नामजदगी रोकने का जो अमल हो रहा था वो खत्म हो गया है और अब बड़ी तेजी के साथ कागजात जमा हुए हैं। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि निगरान हुकूमत अपना काम नहीं कर रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है। और ये जो कल कहा जा रहा था कि जनाब 1-2 वाकयात हैं, अब ये पिछले 24 घंटे में जितने वाकयात हुए उनकी वीडियो फुटेजेस भी मौजूद है। अब उसके बाद यही फैसला आना था जो कोर्ट ने किया, और उसके बाद आपने देखा कि लोगों के कागजात जमा होने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए अदालत पे जरूर गुस्सा निकालें, लेकिन ये भी देख लें कि जो है उसकी नोयत क्या। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे वो कानूनी थे या सियासी थे? बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो मुकदमे बनते थे वो कानूनी थे या सियासी थे? या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमे बने वो कानूनी थे या सियासी थे? तो आपको लगेगा कि एक जैसी रिफ्लेक्शन है कि हम अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ ऐसे मुकदमे बना लेते हैं जिसका मतलब उनको दीवार से लगाना होता है एक खास वक्त में, और जब उनको बाहर निकालना होता है, उनको हीरो बनाना होता है, तो वही सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। आपने देखा कि नैब के केसेस जो नवाज यही बात तो रजी साहब भी वैसे बहुत बार कर चुके हैं। रजी साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? टोटल 4 शिकायत थी, पीटीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्लीम किया और सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा खप तो आपने इतनी ज्यादा डाली हुई थी, लेकिन टोटल 4 शिकायत है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको रिलीफ दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सिर्फ 4 शिकायत थी, वैसे खप बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से आई है। ठीक है जी। मसूद रजा साहब, जिस तरह से हमने देखा साइफर केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया है, और जो आज की समाअत रही उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी रहे जजेस के। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ये कहा कि शाह महमूद समझदार थे, खुद बच गए और अपने लीडर को कहा साइफर पढ़ दें। तो फिर क्या वाकई बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई? जो केस है इसकी तो कलई आज खुल गई कि ये कैसा केस है, और जो अदालत ने सवालात उठाए वो सवालात
अवामी नौइयत के सवालात यानी अवामी डोमेन में ये सवालात किए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से अब ये सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं कि मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब ये जो पूरा केस था इसमें से हवा निकल चुकी है। अब ये लोअर कोर्ट में जिस तरह से भी चले, जब भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो इसमें कुछ बचा नहीं है। और जो खदशा था इमरान खान साहब के लिए वो ये कि इसी केस में उन्हें लंबी सज़ा हो सकती थी। तो ये केस ख़त्म होना, शाह महमूद कुरैशी का क्या किरदार रहा, इमरान खान का क्या किरदार रहा, ये मेरे ख्याल में सानवी बातें हैं। असल बात यह है कि ये केस इसमें उनको रिलीफ मिलने के बावजूद और ये केस जिस तरह से भी चलेगा हम समझ रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म हो या ना हो, दोनों सूरतों में क्या इमरान खान साहब की मुश्किलात कम होती हैं, क्या वो इलेक्शन में आज़ादी से हिस्सा ले सकते हैं? तो इसका जवाब सीधा सा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। दीगर केसेस हैं जिसमें वो बंद रहेंगे, उनकी जो जितने भी केसेस में ट्रायल होगा वो जेल के अंदर होगा, उनकी तस्वीर या उनकी आवाज़ सामने नहीं आ सकेगी, इलेक्शन कमीशन भी जेल में ही जाके समाअत करेगा। तो इमरान खान की मुश्किलात इससे ख़त्म नहीं हो रही। असल मामला ये है, इससे पहले भी जो चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो, चाहे वो जरदारी ख़ानदान हो या इमरान खान साहब हो, केसेस जो बनते रहे पॉलिटिकल केसेस वो इसी तरह से बनते रहे कि उनके मकासद होते हैं। अब इसका मकसद जो है इमरान खान पे जो 200 से ज़्यादा केसेस हैं, क्या वो मकसद ख़त्म हो गया है? क्या इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है? तो उनको रिलीफ इससे कोई भी नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में एक तरह से ये बड़ी कामयाबी है पीटीआई के वकला की, इमरान खान साहब की, कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें उन्हें तवील सज़ा हो सकती थी, उससे अब लग ही रहा है, जो अदालत के रिमार्क्स आए हैं, कि शायद वो उस तवील सज़ा से बच जाएं। लेकिन सरेदस क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? क्या वो आज़ादाना अपनी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे? इसका जवाब सीधा सा है कि ऐसा नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, जिस तरह से आज की समाअत पर हम रिमार्क्स देखें जजेस के और हम जिस तरह से तज्जियाकारों का तज्जिया सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ज़मानत मंजूर हो गई है, कितना बड़ा रिलीफ है ये, और आगे चलकर क्या मज़ीद आसानियाँ मिलने वाली हैं बानी पीटीआई को? देखिए जी, जहाँ तक इस मुकदमे की जो टेंटेटिव असेसमेंट है जो की जाती है जमानत की स्टेज के ऊपर, उसमें तो उन्होंने बड़ा क्लियर ये कह दिया है कि इनके ऊपर जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है वो ये है कि सिर्फ 2 साल की सजा का इतलाक होता है। और वो जो फॉरेन जो कंट्री किसी मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो बात है वो इस में ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की उस दफात में फॉल नहीं करता। ये तो एक बाज़ाहिर और टेंटेटिव असेसमेंट है जो दी गई है। जहाँ तक उनको सजा दिलवाने का ताल्लुक है तो वो तो डिपेंड करता है कि जो एविडेंस पेश की जाएगी और फिर उसके ऊपर जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो फिर ही जो अदालत किसी हकीम नतीजे पे पहुंचेगी। मगर आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ये इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उनका फैसला सिर्फ शहादत पे नहीं होता, बल्कि उसके लिए जो है वो जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो भी आपके सामने है। बहरहाल जो एक बहुत अहम बात है जो मैं आपके नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो फैसला आज का जो बेल एप्लीकेशन जो अलाउ हुई है, इसके ऊपर जो तफसीली फैसला है इत्तेफाक से वो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आया है और उसके ऊपर वो मेरी नज़र से गुजरा है। शायद हम इस फैसले को अगर पूरी तरह पढ़ें जो नोट लिखा गया है जस्टिस अतर मिल्ला साहब की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसमें किसी किस्म की भी कोई ऐसी गैर मुतवाज़न बात मुझे जो है वो देखने में इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने ये जो मखसूस मुकदमा है इसको मौजूदा पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ जो है वो कंपेयर किया है। उन्होंने अपने इस तफसीली नोट के अंदर बैनुल अक़वामी जो यूनाइटेड नेशंस की जो डिक्लेरेशंस हैं उनका हवाला देते हुए इस बात को हाईलाइट किया है कि इलेक्शन के प्रोसेस में जो हिस्सा लेना है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक राइट है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि ये दरअसल एक बुनियादी इंसानी हुकूक, एक आम शहरी का राइट है कि वो उसकी गवर्नेंस के राइट के साथ जो रिलेटेड है उसको भी उन्होंने अपने इस फैसले में हाईलाइट किया है। और हाई कोर्ट के फैसले को भी हाईलाइट किया गया है आज। और इसके अलावा जो उन्होंने जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात जो कानूनी इस्तेमाल किए हैं अपने इस फैसले में, उन्होंने कहा है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेन्युइन इलेक्शंस
उनको उनका होना जरूरी है। फिर उन्होंने तखसीस को जो है वो बनाया है अपना मौजू, और फिर एक लफ्ज यूज किया है शेम इलेक्शन, बैनुल अक़वामी मेयार को वो मीट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी अपने इस फैसले में लिखा है। अगर इसको पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ आगे जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें वो। और उसके अलावा उन्होंने बराबर मौके की बात की है, फिर उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स की बात की है, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि मुकदमे के हालात में इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करना या उसे इनकार्सरेशन में रखना गैर जरूरी तौर पे ये किसी तरह से भी वो आइन के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक नहीं होगा। ये उनकी आइन जो उन्होंने इसके ऊपर बात की है। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी तारीख का भी अपने इस नोट में उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक इलीट का लफ्ज यूज किया उन्होंने कहा है कि ये जो है उन्होंने पहली दफा जो अनडेमोक्रेटिक इलीट हैड स्ट्रक फॉर फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने हवाला दिया तारीख का कि उसमें उन्होंने कानून साज असम्बली को तोड़ा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उस पर नजरिया ज़रूरत के तहत मोहर तस्दीक सब करना की जो वो थी फेडरल कोर्ट उस वक्त की यानी अदलिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आप इस फैसले में जो मुझे नजर आई हुई है कि इसको आप एक गैर मुतवाज़न फैसला इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस फैसले के अंदर एक चीज ऑब्जर्व की है और वो ये लिखते हैं कि ये जो लास्ट इलेक्शन है 2018 का उसकी उन्होंने मिसाल दी है। उन्होंने ये लिखा है कि इस इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ और एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा हुआ। तो इसमें ये उन्होंने, मैं नहीं समझता कि शायद जो मुझे एक इम्प्रेशन मिला है ये फैसला पढ़ने से वो ये है कि उन्होंने ओवरऑल जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात की है। इसी पॉइंट को मैं आगे फिर ब्रेक पर जाने से पहले मसूद मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। आज ये भी रिमार्क्स है कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? सियासी पकड़ धकड़ का मामला कब खत्म होगा या फिर ऐसे ही चलता आया और ऐसे ही चलता रहेगा? जी, बहुत अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है और हमारी तारीख का हिस्सा है और हमारी पूरी तारीख इससे भरी हुई है कि सियासी लोग जो हैं उनके खिलाफ ये मुकदमात बनते हैं, उन्हें जितवाया जाता है, उन्हें हरवाया जाता है, उन्हें मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर किया जाता है, फिर उन्हें मुल्क में लाया जाता है। एक विशिष्ट साइकिल में हम फंसे हुए और हमारी सियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अदालतों से ये बात पहली मरतबा नहीं आई है कि सिर्फ सियासतदानों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। हाँ, ये बातें पहले भी आती रही हैं, आज भी ये सवाल उठा है और आज फिर ये सवाल उठा है और मैं भी ये सवाल करता हूँ कि क्यों सिर्फ सियासतदानों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के लिए, हमारे सियासी निज़ाम के लिए। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसकी जो शिद्दत है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता आगे अभी अब किसी के साथ होगा तो शायद इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ होगा और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा कि ये चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा चलता रहा तो आगे जाकर मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्हें रिलीफ मिला है, तो अब हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का बल्ला भी खतरे में है। बल्ले का निशान मिलेगा ये या नहीं, सबको इस बात का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का महफूज फैसला सुनाना अभी बाकी है। सवाल यह है कि क्या पीटीआई को एक दिन में दूसरा रिलीफ भी मिल सकता है? सलमान आबिद साहब, ख्याल तो यही है और पुरानी असेसमेंट भी यही है कि पीटीआई को फाइनली बल्ले का निशान मिल जाएगा, लेकिन मसला यह है कि उनकी जो सियासी मुश्किलात है वो शायद बल्ले के निशान से ज्यादा है, क्योंकि जिस किस्म का इस वक्त बना हुआ है और जिस माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं वो असल सवाल है कि उनको कितना पॉलिटिकल रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। और अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता, आज इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला कर देता है तो फिर तो ये इंतखाब जो है पीटीआई के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला बन जाएगा और फिर उस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया जाएगा और लेजिटिमेसी को भी चैलेंज किया जाएगा और इंतखाबात जो है वो इंतखाबात से पहले एक और मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो देखना ये होगा कि आज का जो फैसला इलेक्शन कमीशन करता है वो किस नोयत का करता है, लेकिन मैं इस जो बल्ले का निशान है इससे बड़ा मसला ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल चल रहा है
और जिस तरीके से सियासत का इंतखाब का दरबार सजाया जा रहा है, उसमें अगर हमने कुछ तवाज़न पैदा ना किया और तो उससे ज्यादा सियासी कशीदगी बढ़ेगी और सियासी माहौल में तनाव पैदा होगा, और ये इलेक्शन के बाद भी फिर तनाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी जो भी हुकूमत बनेगी उसके साथ भी एक टकराव का माहौल रहेगा। अभी तो आप देखिए ना, ये सारी सियासी जमातें जो हैं एक सतह पर एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इकट्ठी हैं, लेकिन जब किसी एक जमात की हुकूमत बनेगी तो जो बाकी जमातें पीछे रह जाएंगी, पीटीआई के अलावा भी जो जमातें हैं वो भी इंतखाबी निजाम के ऊपर सवालात उठाना शुरू कर देंगी। अभी आप देखिए अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह जो है एमन वली खां, वो सवालात उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये किस नोयत का इलेक्शन होने जा रहा है। तो मेरा मतलब है कि फिर एक और नया खेल शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने इस वक्त जो इंतखाबात का जो मामला है उसके अंदर वो तवाज़न पैदा करके सारी सियासी जमातों के लिए मामलात को दुरुस्त कर दें, और ये तासुर नहीं मिलना चाहिए जो बहुत बदकिस्मती से उभर के सामने आ रहा है कि शायद जो है वो एक खास जमात के लिए एक और इस वक्त मैं तरीकाकार है वो ऐसे है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि माजी में भी जो कुछ हुआ वो गलत था, पीएमएलएन के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, और आज जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन इस गलत को अगर हम गलत की बुनियाद पे आगे चलाते रहे तो इसका मतलब है मुस्तकबिल में हम कहीं बेहतरी का रास्ता तलाश नहीं कर सकेंगे। हमें कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है ना, कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकालना है। अब यही इलेक्शन कमीशन जो है अगर अदालती फैसलों के बरक्स खुद अच्छे फैसले करना शुरू कर दे तो बहुत से मामला दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आके फैसले करने हैं और इलेक्शन कमीशन ने और अटॉर्नी जनरल ने वहां पर आके इस बात की गवाही देनी है कि जी इंशाल्लाह हम इन चीजों को यकीनी बनाएंगे, तो उससे फिर खुद इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालात उठ रहे हैं ना। आज भी देखिए ना, आज वो जस्टिस साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा और इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आ रहा जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो उसका जवाब उनके पास कोई नहीं था। तो इसी बुनियाद पे आज चारों आईजीज को खत लिखा गया है, चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा गया है, और उसके बाद की सूरत हाल हमने थोड़ी सी देखी है, उसमें नॉर्मलाइजेशन आई है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आगे बढ़नी चाहिए और जो लोग भी इंतखाब लेना चाहते हैं उनको मौका मिले। जहां तक 9 मई के वाकयात के अंदर लोग हैं, आप जरूर उनका ट्रायल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर आप पूरी सियासी जमात को यह कमाल बना लें और पूरी सियासी जमात को इलेक्शन न लड़ने दें, उससे और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। ठीक है मसूद रज़ा साहब, जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो शिकवा है वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी हद तक बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और अब इलेक्शन कमीशन यकीन दहानी करा रहा है कि मसाइल पैदा करने वाले अफसरान तब्दील कर दिए जाएंगे। क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जी हिना, ये बहुत ही खुशाइन बात है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड पर तो ये चीज़ आ गई। बहरहाल ये जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इंतज़ामिया का अमल दखल बहुत है, और ये इंतज़ामिया ही इलेक्शन कराएगी भी, और इंतज़ामिया का रवैया लाहौर में जो है वही कराची में भी नज़र आ रहा है और वही दीगर इलाकों में नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया बहुत ही सख्ती से आहनी हाथों के साथ, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, वो तहरीक इंसाफ के लोगों से निमट रही है। 9 मई 10 मई हो गया, लेकिन ये बात अब 9 मई 10 मई से आगे के मामलात नज़र आ रहे हैं, ये उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। कल मैंने कोशिश की कि मालूम करूँ कि तहरीक इंसाफ के कौन से लोग जो हैं वो कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो मेरी मालूमात ये हैं कि लोग डरे हुए कि अगर वो कागजात नामजदगी हासिल करेंगे और जमा कराएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा, वो बंद हो जाएंगे, उनके साथ सख्तियाँ की जाएंगी, तो लोग इस डर से कागजात हासिल ही नहीं कर रहे हैं। तो लाहौर में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, छीना झपटी का आलम है, लोग अपने कागजात जमा कराने जाते हैं उनसे कागजात छीन के भाग जाते हैं। तो ये अजीब किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। आपका जो सवाल कि इंतज़ामिया के कुछ लोगों को तब्दील करके क्या ये मामला हल कर लिया जाएगा, यानी मसाइल हल हो सकेंगे तहरीक इंसाफ के हक़ में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़ैसला जहाँ से होना है वहाँ से अगर ये फ़ैसला है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात होनी है, तहरीक इंसाफ को आज़ादी से इलेक्शन नहीं लड़ना, तो तहरीक इंसाफ को आज़ादी से इलेक्शन नहीं लड़ना। हमारे पास पूरी हिस्ट्री है इलेक्शंस की, और उनमें हमें पता है कि 90s में किस तरह के इलेक्शन हुए, सन 2002 में कैसे इलेक्शन हुए, 8 में कैसे इलेक्शन हुए, 13 में कैसे इलेक्शन हुए, तो हमने कुछ ना कुछ उनको नाम दे रखा है। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये अपनी नौइयत के एक मुनफरद इलेक्शन है जिनका माजी में कोई मिसाल हमें मिलती नहीं है। 2018 के इलेक्शन में बिल्कुल नून लीग के साथ मसाइल थे, लेकिन इतने मसाइल नहीं थे कि वो अपने कैंडिडेट्स ही खड़े ना कर सकें। उन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा था। पंजाब में वो अपनी हुकूमत बना सकते थे,
पूरे पाकिस्तान से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इस दफ़ा तो आपने बिल्कुल एक पार्टी के रहनुमा को नज़रबंद कर दिया, तो उसकी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते, उसकी आवाज़ आप नहीं सुन सकते, उसके तमाम के तमाम केसेस जेल में ही सुने जाएंगे, उसकी दीगर लीडरशिप जो है वो तितर बितर हुई है, कोई अंडरग्राउंड है, और फिर नॉमिनेशन पेपर्स आप जमा करने नहीं दे रहे। तो ये एक अजीब नौयत के इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये इलेक्शन कोई तस्लीम नहीं करेगा, और इससे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो किसी तौर पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है रजी साहब, क्या देख रहे हैं आप? इंटर पार्टी इलेक्शंस का जो फैसला है वो सुनाया जाना है, देख रहे हैं आज तरीके से आपको दूसरा रिलीफ भी मिल सकता है? देखिए एक तो हम जब निकलते हैं ना तो सारी हदूद क्रॉस कर जाते हैं और सारे हकायक को डिनाई कर देते हैं। एक तो पहले आपसे मैं शुरू होता हूं, आज पीटीआई को 2 रिलीफ मिले हैं। एक रिलीफ ये वाला जिसका आपने तस्करा किया है, दूसरा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के एक और सेम बेंच ने ये जो गए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को कहा है, सुन लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो पीटीआई की क्यादत के साथ मिलके बैठे और इनके कागजात नामजदगी जमा कराए, और अगर नहीं हुए तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे इलेक्शन कमीशन को। ये भाई तबसरा निगारी के दौरान मेरे सलमान भाई पूरी बात नहीं बता रहे कि बकायदा उन्होंने गिरफ्तार से पकड़ लिया इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने। ये अच्छा। दूसरा रिलीफ है, तो एक रिलीफ नहीं है, 2 रिलीफ है। जिक्र मैंने दोनों का ही किया है। चले आप बताएं कि तीसरा भी मिल जाएगा? जी मैं दूसरी बात अर्ज कर दूं। एक तो ये है कि देखिए आज जो है एएनपी ने बकायदा पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगाए हैं कि आप पीटीआई कोर्ट बन चुके हुए हैं। पीटीआई को जो रिलीफ चाहिए होता है वो पेशावर हाई कोर्ट से मिलता है। आई विश कि मेरे प्यारे भाई जो हैं वो ये भी निशानदेही करते हैं कि एएनपी ने बकायदा पेशावर हाई कोर्ट को पेन किया है और कहा है कि अगर आपने अब ये हरकत की जो आप पीटीआई के लिए कर रहे हैं, और आज तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी हो गया ना, उन्होंने कहा कि करप्शन में आप दूसरे नंबर पे हैं चीफ जस्टिस की अदालत में कहा, तो चीफ साहब ने कहा कि अच्छा मैं ये रिपोर्ट पढ़ूंगा ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन आप दलाइल दें। उन्होंने कहा मैंने दलाइल नहीं देने, आप सिर्फ ये रिपोर्ट पढ़ के तो जजमेंट लिख दें। लेकिन देखिए 2 बातें बड़ी मद्देनजर रहनी चाहिए। जिन लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा बनाए थे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बनाए हैं, डिनाई करें इसको, और जो नवाज शरीफ के मुकदमात का हशर हुआ उसके खिलाफ बनाए हुए का वही इमरान खान का होना है। इमरान खान की सहूलतकारी ये है कि उनके मुकदमात उसी वक्त लग जाते हैं जबकि उनके मुखालफिन के मुकदमात 5 साल बाद भी बारी नहीं आती। यानी कि 9 मई के जो मुजरमान हैं उनके मुकदमात जो हैं हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, वो तो जनाब आज लग गए हैं। खाकसार का मुकदमा 5 साल से पेंडिंग है उन्हीं दफात की तहत, नहीं लगता भाई, लेफ्ट ओवर हो जाता है, कर ले आपने क्या करना है। इमरान खान के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए और उनके मानने वालों के लिए आज भी अदलिया से सहूलतकारी जारी है, से एक लाहौर हाई कोर्ट, से एक पेशावर हाई कोर्ट। लेकिन मैं इस तरफ जा रहा हूं कि देखिए मुकदमात दर्ज हुए हैं, एक ही तरह के लोगों ने मुकदमात दर्ज किए, उनका एक ही हशर होना है जब भी वो अदालती सान के ऊपर चढ़ेंगे। ये जो अंधाधुंध रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, ये पता नहीं कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है। बल्ले की बड़ी फिक्र है वो यार, सेनेट के इलेक्शन के अंदर साकब निसार साहब ने पीएमएलएन को उनके पार्टी निशान से महरूम कर दिया था, और सेनेट के इलेक्शन उन्होंने आजाद लड़े थे। अब पता नहीं उस वक्त मेरे तबसरा निगार भाई कहां थे, उस वक्त तो शायद सेलिब्रेशन हो रही हो, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, मैंने सिर्फ याद दिलाया। ठीक है सलमान आबिद साहब, कुछ ऐड कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जिस तरह से उस वक्त जो है ना बहुत से लोग मातम कर रहे थे और बहुत से लोग खुशियां कर रहे थे, इसी तरह से आज भी बहुत से लोग मातम कर रहे हैं और बहुत से लोग खुशियां मना रहे हैं। यानी सच जो है वो हम अपना अपना बोलते हैं, पूरा सच थोड़ी बोलते हैं। इसी अदलिया ने जितनी बड़ी सहूलतकारी पाकिस्तान की तारीख में शरीफ खानदान को दी है उस पर भी कोई कमेंट कर दे यार। इतवार वाले दिन जाकर जो है वो फैसले करवाए गए हैं, जमानतें करवाई गई हैं हमदा शहबाज की। अब वो आप कर लेगी कि क्या फैसला जवाब ले लीजिएगा इसका।
जी मैंने तो दे दिया जवाब, आपने भी आधा सच बोला, मैंने भी आधा सच बोला। बिहार की अदालतों से जुमे वाले दिन भी लगता था, 25 दिसंबर को भी लगाता था। आपका दिल भरा नहीं, अभी भी नहीं भरा दिल। सुने, आपको साकिब निसार बहुत याद आता है, जस्टिस अब्दुल कय्यूम याद नहीं आता? जी, और किसको याद करें हजूर, किसको याद करिए, आप फरमाइए। आसफ खोसा को याद कर लीजिए। वैसे हर दौर में ऐसा होता आया है, लेकिन हम उस वक्त भी आवाज़ उठाते थे इसके खिलाफ, अब भी उठाते हैं। हमने तो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए रखा हुआ है। मुदस्सिर खालिद वासी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से अभी हम जो दूसरे नंबर का रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह से रजी साहब जिक्र कर रहे थे, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा जो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो कितना संगीन है ये मामला, और जो इलेक्शन कमीशन की इसके बाद की यकीन दहानी है कि मसाइल पैदा करने वाले जो अफसरान हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा और इसके बाद से सिचुएशन जो है वो हालात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो जाएंगे? आइन के तहत आर्टिकल साफ शफाफ आज जो वोट लिखा है हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को भी हाईलाइट के बाद है जिम्मेदारी है। अब देखिए, एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, मैं अपने भाई साहब के साथ बहुत ढाई अदब के साथ बात करूंगा कि अगर माजी में अगर ऐसा होता है तो किया जा सकता, एक पाकिस्तान की सियासी तारीख 91 से लेके आज तक अगर आप देखें, करने के बाद भी अगर आप तो जो कुछ होता आया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और इंतहाई काबिल शर्म है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय इसके वक्त गुजरने के साथ साथ हम अपने आप को इन मामला में, यानी सियासी इस्तेकाम लाने में, मीशत को बेहतर बनाने में और उनके हालात को ठीक करने में अगर हम एडवांसमेंट हम करते, यानी ये एडवांसमेंट होती कि इलेक्शन जो है वो फेयर होंगे और हम इस तरफ अपना रुख करते, तो फिर तो कोई बात नहीं। मगर अफसोस की बात यह है कि हम पीछे चले गए और माजी के भी जो है तमाम रिकॉर्ड जो है उन्हें हम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी सूरत भी अप्रूव नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम मिल बैठकर रिजवान नजीर साहब जैसे जो बड़े जो लोग हैं वो और बाकी जो दोस्त हैं वो बैठ के इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि अब ये सिलसिला जो है ये आखिर कब तक चलेगा और इसे बंद होना चाहिए, ये आवाज है। और मैं इसकी सूरत भी अप्रूव नहीं करता। माजी में जो कुछ होता रहा है वो इंतहाई काबिल शर्म है। जिस तरीके से साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंका जाता रहा, जिस तरीके के साथ मुख्तलिफ रियासती इदारे जो है उनका इसके अंदर गुजार रहा, किसी तरीके से भी काबिल फख्र नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी इंतहाई मज़दूबाना गुजारिश है अपने साहब से, हमें इस चीज को भी हाईलाइट करना चाहिए कि अगर बहुत सारे रॉन्ग्स हुए हैं माजी में तो दे डू नॉट मेक वन राइट। उसको आप वो नहीं कह सकते, ना दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज एक मौका है और अगर हमने ये मौका गवा दिया, और ये मैं समझता हूँ कि यह तारीख हमें इसके बाद जो है वो मौका देने वाली नहीं है। ये अगर जो सूरत आज हमें देखने को दी गई है, जिस तरह की अफरा तफरी है, जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, जिस तरह की एक इंप्रेशन लोगों के अंदर पाया जा रहा है, जिस तरह की सवाल है, और फिर आज जो कोर्ट होल्ड किया या जो ऑब्जर्व किया उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको दूर करना कोई खिलाफी बात है या इसमें तो दो आ रहा हो सकती है, तो इस इंप्रेशन को डिस्पेल होना चाहिए और आने वाले जो इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी को रियासती मफाद में जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये मेरी अपनी एक राय है और कानून और आइन के मुताबिक जो है वो चीजों को चलाए जाने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है, बात आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया कि जो उस वक्त हुआ वो भी गलत था और जो अब हो रहा है वो भी गलत है। हम गलत को गलत ही कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। आम इंतखाबात करीब हैं, बड़े बड़े सियासी बुर्ज मैदान में, इंतखाबी दंगल में कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, तफसीलात सामने आ गई हैं। सवाल यह है कि क्या इंतखाबात 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट तो नहीं जाएंगे? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आम इंतखाबात, बड़े सियासी बुर्ज, मैदान में इंतखाबी दंगल में कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ ने NA 130 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मरियम नवाज का कौमी के साथ साथ सूबाई असम्बली से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया है। सवाल ये है कि क्या आम इंतखाबात 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट तो नहीं जाएंगे? जी मसूद रजा साहब। जी बहुत शुक्रिया हिना। देखिए, एक ऐसे इलेक्शन जिनके बारे में आम तासुर यही है कि ये बड़े पैमाने पर मैनेज्ड इलेक्शन हैं, उनके बारे में कोई राय देना वो मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अगर तो ये आज़ादाना इलेक्शन हो और हम सब यहाँ पे बैठकर प्रोग्राम करें और बात करें कि बड़े मुनसिफाना इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें मसाइल नहीं है, तो फिर एक अलग बात है। कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और जो हमने अभी तक गुफ्तगू की है कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं होगी। देखिए, इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। इस वक्त बात ये होनी चाहिए कि मुल्क के जो देरीना मसाइल हैं उनका हल किसके पास है। पार्टी मंशूर हमारे सामने होते, हमें पता चलता कि 10 करोड़ लोग जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए और उनको खाना खिलाने के लिए हमारे पास क्या प्लान है। हमें पता होता कि हमारा एजुकेशन प्लान क्या होगा, हमारा सेहत के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी, ज़राअत के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी, इंडस्ट्रीज़ के लिए प्लानिंग क्या होगी, हमारे खारजा जो मामलात हैं उनको किस तरह से आने वाली हुकूमत देखेगी। हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे। हम सब ये बात कर रहे हैं कि मुल्क बड़े मसाइल का शिकार है, मुल्क में हारमनी मौजूद नहीं है, दहशतगर्दी का ख़तरा है और दहशतगर्दी का हम शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं है। जो हम बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कितने मैनेज हैं और कितने मैनेज नहीं हैं, किसको। अब ये देखिए कितनी हैरत की बात है कि अदालत में जाकर किसी को रिलीफ मिला, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है मसूद रज़ा साहब से। जैसे ही बहाल होगा दोबारा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानेंगे। सलमान आबिद साहब, क्या लग रहा है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसीह कर दी है, तो अब इस तौसीह से क्या सियासी जमातें जो हैं अपने बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतार पाएंगी? नहीं, सियासी जमातों ने तो काफी हद तक तैयारी कर रखी है और उन्होंने अपने उम्मीदवारों का भी फैसला किया हुआ है। थोड़ा सा उसमें इंतजामी रुकावट जो वो PTI के हवाले से आई थी कि उनके लोगों को कागज जमा कराने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज के फैसले के बाद जैसे मैंने कहा कि थोड़े से हालात उनके भी लोगों को रिलीफ मिला है। अब असल मसला ये है जो अभी मसूद रजा साहब बात कर रहे थे कि हमारा इंतखाबी माहौल जो है उसके अंदर इश्यूज तो बहुत पीछे रह गए हैं ना। जो असल इश्यूज थे, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के माशी मसाइल हैं, लोगों के जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं, जो आलमी मसाइल हैं और जिन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है, उन मसाइल पे तो गुफ्तगू नहीं हो रही। आप किसी भी सियासतदान की गुफ्तगू को उठा के देख लें। और आज के दिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मां सिवाय जमात इस्लामी के अलावा किसी का पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार नहीं हो सका अभी तक। वो कमेटियां बनी हुई हैं, कमेटियां मैनिफेस्टो पे काम कर रही हैं। अच्छा, वो कब आएगा, उसको कब बहस के कब हिस्सा बनेगा, क्योंकि सियासी जमातों की तरजीहात में ये इश्यूज तो है ही नहीं कि कैसे हमने चीजें बदलनी है। उनका तो इशू ये है कि जनाब आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमें एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल है नहीं हासिल है। अच्छा जी, ये बताइए कि वो फला चोर है, फला डाकू है, फला करप्ट है, फला तोशाखाना है, फला ममनुआ फंडिंग है। हम तो सारी की सारी इंतखाबी मुहिम जो है वो इस तरह के इल्जामात के अंदर लेके चल रहे हैं ना। और जब इन इल्जामात के अंदर लेके चल रहे हैं तो फिर इससे जिस वक्त भी हुकूमत बनेगी, जो भी हुकूमत बनेगी, तो वो पोलराइजेशन जो है, वो जो लड़ाई है, वो फिर आगे कन्वर्ट हो जाती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। इसलिए पाकिस्तान का इस वक्त मसला यह है कि जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है वो इतना फर्जाइल है, इतना कमजोर है कि उसमें शफाफियत के अलावा भी जो असल रियल इश्यूज जो इलेक्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा होने चाहिए, जहां डिबेट होनी चाहिए थी, जहां पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के सामने रोड मैप बताती कि हमारे पास बिजली का क्राइसिस का क्या रेजोल्यूशन है, गैस का क्या क्राइसिस है, किस तरीके से हम महंगाई को कम करेंगे, किस तरह से रोजगार को पैदा करेंगे, किस तरह से हम इलाकाई ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे, सिक्योरिटी कैसे ठीक होगी, तो गरीब आदमी को किस तरह से रिलीफ मिल सकेगा। ये सवालात तो नहीं है ना, सवालात तो सारे जज्बातियत पर मबनी है। इनकलाब की बातें हैं कि 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस मुल्क को हम पेरिस बना देंगे। वो पेरिस तो क्या बनाना है भाई, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दें, लाहौर को लाहौर ही रहने दें, कराची को कराची रहने दें, जो शहर है उनको वैसे ही रहने दें। आप इसको पेरिस ना बनाएं, क्योंकि ना ये पेरिस बनेगा ना आप इसको बनाने की सलाहियत रखते हैं। असल सवाल ये है कि जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं वो अगर आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर ये सारा इंतखाबी निजाम, पूरा सियासी और जमहूरी सिस्टम और इंतखाबात जो है
ये लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए लोगों की अहमियत कम हो रही है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, डेमोक्रेटिक सिस्टम। सही है रजी साहब, जिस तरह से अभी मसूद रजा साहब ने भी बात की, सलमान आबिद साहब ने भी बात की है कि ये वो टाइम है जब हमारे सामने पार्टी का मंशूर होता है, पार्टी मैनिफेस्टो अभी तक तैयार ही नहीं है सिवाय एक जमात के। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हम देखें तो सियासी जमातों का फोकस तो फिर कहीं और है। नहीं, देखिए हम जो हैं वो 21वीं सदी में हैं और हमने एक तजर्बा कामयाब होते हुए देखा है कि आपके पास मैनिफेस्टो भी ना हो और अगर कोई मैनिफेस्टो हो तो उसको इम्पोज करने वाली टीम भी ना हो, आप मुखालफिन को गालियां बक सकें, उसे चोर, डाकू, लुटेरा, मनी लॉन्ड्रर उसके बारे में तकरीरों में कह सकें, तो आप 24 सीटों से 134 सीटों पे जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता हुकूमत बनाने से। ये तजर्बा हमारे यहाँ पिछले 5 साल में हुआ है, इसलिए क्या जरूरत है मैनिफेस्टो देने की। ठीक है, पिछले सेगमेंट के अंदर अब्बासी साहब ने जो बात कही, उनकी बात सर आंखों पे, और उनका मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं, कतई कोई इख्तलाफ नहीं कर रहे। मेरा सिर्फ इतना अर्ज है कि ये जो कहते हैं ना कि पहली दफा इतना जुल्म हो रहा है, मैं उस वक्त आवाज लगाता हूँ कि सर पहली दफा नहीं हो रहा, और साथ में वो वाकया भी कोर्ट का देता हूँ, ये माजी में भी होता रहा है। काबिल मजम्मत उस वक्त भी था और अब भी है, इसके बारे में तो दूसरी बात नहीं है। लेकिन जब हजरात अपनी बात में शिद्दत लाने के लिए मुल्क की तारीख में पहली मरतबा, यूनिवर्स की तारीख में पहली मरतबा करते हैं, और जाहिर है कि जब अमेरिका के अंदर CIA के ट्रेड शुदा बयानियां बनाने वाले बैठे PTI का बयानिया बना रहे होंगे, तो लाशऊरी तौर पर भी PTI का बयानिया जो होगा हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने मसूद रजा साहब को, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 रजी साहब, मैंने मसूद रजा साहब को रंगे हाथों पकड़ लिया है वारदात डालते हुए। भाई हमारी तो दुकान ही मसूद भाई ये है, दुकानदारी ही, कि हम तबसरा फरोशी करते हैं। और अगर आपने ये बता दिया कि इलेक्शन सारे के सारे मैंने ही हैं और नताइज भी शायद तयशुदा है, तो खुदा का खौफ करे, हमें कौन देखेगा फिर यहाँ पे बैठ के। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी राय पे नजरसानी फरमाए, ऐसा ना करे। क्यों हमारी दुकानदारी के पीछे, हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए आप? अगर इसको देखेगा नहीं तो वो प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो इसलिए आपकी मेहरबानी है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमें इस प्लेटफॉर्म से यक जुबान होकर तमाम सियासी जमातों से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो हमें बताएं कि वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब करवाएंगे। इन इलेक्शन के बाद उन्हें जिस सूबे में इक़्तिदार मिलता है वो हमें वहां पे बताएं कि वो रियल सेंस के अंदर वो वाले इलेक्शन नहीं जो कराची में हुए थे, जो पीपल्स पार्टी ने धांधली करके जीते हैं, रियल सेंस के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन विद फुल पावर्स लोकल बॉडीज एंड पंचायत सिस्टम, वो कब कराएंगे। पंजाब के अंदर होने वाले हैं, KP में होने वाले हैं। 2002 के बाद से बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए। तो हमें तमाम पार्टियों से ये कहना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि ये बताइए कि आप लोकल बॉडीज इलेक्शन कब करवाएंगे, अपने मंशूर का हिस्सा बनाइए और उस लोकल बॉडीज को आप क्या पावर्स देंगे। कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है ना एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने। मसूद रजा साहब ऐड करेंगे आप कुछ? जी रजी भाई, ये बारीक वारदात मैंने नहीं डाली है, ये बारीक काम मैंने नहीं किया है। ये तो मैंने बार बार सुना कि हमारी बात हो गई है, तो आपने भी सुना होगा जिनकी बात हो गई है, या जो कह रहे थे कि पर्ची पे लिख के देने को तैयार हूँ कि ये इलेक्शन हम जीतने जा रहे हैं, और फिर वो जब आए तो फिर किस तरह प्रोटोकॉल मिला और किस तरह से उन्हें हाथों हाथ लिया गया और किस तरह से वो हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है जलसा करने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टो देने की, उन्हें बस ये देखना है कि कहाँ किसको टिकट देना है। बल्कि इस बात की ज़रूरत है कि पार्टी में ये देख लें कि वो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसे ज़रा ठीक कर लें। तो ये तो बारीक काम वहाँ से डला हुआ है और हम देख भी रहे हैं रसी भाई कि हो क्या रहा है आखिर। जिस तरह की पकड़ धकड़ हो रही है, आप कह रहे हैं माजी में भी ऐसा होता रहा। मुझे 2002 के इलेक्शन याद हैं, मुझे 2008 के भी इलेक्शन याद हैं, मुझे 2013 के इलेक्शन भी याद हैं और फिर 2018 के इलेक्शन भी याद हैं। ज़रूर गिरफ्तारियां हुई, लीडरशिप की गिरफ्तारियां हुई, नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन ग्रास रूट तक दफातर बंद कर दिए गए हों, कोई झंडा नहीं लगा सकता, कोई नाम नहीं ले सकता, मीडिया पे ब्लैकआउट,
बिल्कुल हम सही। बानी कह के बात करते हैं, मसूद साहब, वक्त हमारे पास कम सेल्फ है। सेंसरशिप, मैं ये तो चाहूंगी कभी नहीं हुआ। जी, मैं चाहूंगी मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब भी अपना कमेंट दे। जी मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। नज़ीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो इसको अपना हमसे इख्तलाफ करके इस प्रोग्राम को मुतवाज़न बना देते हैं, वरना अगर वो भी हमारे वाली बात करें तो फिर तो मामला एक ही तरफ चल पड़े। बहरहाल जो एक बात इन्होंने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अखलाकी, ये जो कहा ना कि किसी को आप गालियां दे के और किसी को बुरा भला कह के अपना वोट बैंक इंक्रीज कर लें, ये दरअसल हमारे अखलाकी इन्हितात का एक आईना है, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसको भी बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए, माशी इस्तेकाम लाने के लिए, रियासत को की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए मुतवाज़न सियासी सोच रखने वाले लोगों को हमें प्रमोट करना है। बिल्कुल ठीक है। इख्तिलाफ नहीं है, ये बात अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन लोगों को जो कि इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं या जिस तरह उनको ये मौका नहीं देना चाहिए या इस तरह की कोई सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल रियासत के मफाद में ये है कि जो ठीक है ये मौजूदा इलेक्शन जो है इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, मैं अगेन कहूँगा ये बार रिपीट हो रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपने अपनी राय दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त साफ़ और शफाफ इंतखाबात का ही होने वाला है। देखते हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो भी पाते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।